हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के सेकेंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम जो हमारी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ और टाइम, उनके और उनकी मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेंथ और उसकी मेजरमेंट। लेंथ होता क्या है? कोई भी दो पॉइंट्स हैं, पेपर के ऊपर कोई दो पॉइंट्स हैं, बोर्ड के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, या कोई भी दो पॉइंट्स हैं रेंडमली स्पेस में, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सिंपली लेंथ कहलाता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सबको पता है, मीटर। इसके बाद लेंथ को मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेथड्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनकी डायरेक्टली हम लेंथ मेजर कर सकते हैं किसी ना किसी डिवाइस का यूज़ करके। जैसे जैसे किसी धागे की लंबाई नापनी है, किसी बंदे की, किसी पर्सन की ऊंचाई, हाइट नापनी है, तो हम सिंपली एक मीटर स्केल का, फीते का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। तो अ मीटर स्केल, फर्स्ट पॉइंट है, मीटर स्केल इज़ यूज फॉर मेजरिंग लेंथ फ्रॉम 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर। 10⁻² मीटर मतलब 100 मीटर, और 10⁻³ मीटर मतलब 0.001 मीटर से 100 मीटर तक की ऊंचाई, लंबाई हम मीटर स्केल की मदद से नाप सकते हैं। मीटर स्केल हमारे पास अलग अलग हैं, जो हम अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में यूज़ करते हैं। 15 सेंटीमीटर का है, बड़े मीटर स्केल भी आते हैं, ठीक है। दूसरा वर्नियर कैलिपर, सबसे ऊपर मैंने पिक्चर भी दिखाई हुई है। वर्नियर कैलिपर्स हम आपको दिखाएंगे लैब में जब स्कूल दोबारा ज्वाइन करेंगे। इनका यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों की लंबाई को नापने के लिए जिनके लिए हमें एक्यूरेसी 10⁻⁻4 मीटर तक चाहिए, मतलब 0.0001 मीटर तक चाहिए। जैसे कि आपको किसी सिलेंडर का डायामीटर, व्यास नापना है, ठीक है, और किसी सिलेंड्रिकल बॉडी की हाइट, गहराई नापनी है, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। स्क्रू गोज, उसके बाद मैंने नीचे यू फ्रेम में, जो यू फ्रेम जिसमें है, डायग्राम दिखा रखा है स्क्रू गोज का, उसका यूज़ करते हैं 10⁻⁵ मीटर तक की एक्यूरेसी के लिए। इसका यूज़ करते हैं हम पतली वायर्स का डायमीटर, व्यास, मोटाई नापने के लिए, ठीक है। और जो हमारे लेंसेज होते हैं उनका कितना कर्वेचर है, कितनी गोलाई है, वो नापने के लिए हम स्पेरोमीटर, जो साइड में पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इनडायरेक्ट मेथड। अब हमें किसी प्लैनेट का डिस्टेंस अर्थ से नापना है, किसी प्लैनेट की दूरी, या किसी और हेवनली बॉडी की, मून की दूरी अगर हमने अर्थ से नापनी है, हम किसी स्केल का यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए, है ना। तो हमें इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो एक इनडायरेक्ट मेथड है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स में क्या होता है कि अगर हम एक पॉइंट है, मान लो आप अपनी पेंसिल का टिप लो, उसको एक बार अपनी लेफ़्ट आई बंद करके राइट आई से देखो, दूसरी बार अपनी राइट आई बंद करके लेफ़्ट आई से देखो, दोनों टाइम पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये जो चेंज इन पोजीशन है, जब हम अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको हम पैरेलैक्स कहते हैं, ठीक है। तो टू मेजर द डिस्टेंस d ऑफ अ फार अवर प्लैनेट p, एक प्लैनेट है, ग्रह है, d दूरी पे है, ठीक है। तो इसको अर्थ के दो पॉइंट से देखा जाएगा, a और b से, ठीक है। हमें दो डायरेक्शंस मिलेंगी, AP और BP, जैसे इसमें दे रखा है। S हमारा प्लैनेट या स्टार है, A और B दो पोजीशन है अर्थ की, दो जगह है अर्थ की जहाँ से हमने उस स्टार को देखा है टेलीस्कोप की हेल्प से। हमें दो डायरेक्शन मिल गई ऑब्जर्वेशन की, AS और BS। इन दोनों ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शंस के बीच में एंगल है थीटा। इस एंगल को हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। और ये जो स्मॉल b है, a और b, जिन दोनों पॉइंट से हमने स्टार को देखा था, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बेसिस कहते हैं, और स्मॉल b से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो थीटा है, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल b अपॉन d। तो यहाँ से कैपिटल D मतलब डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट या डिस्टेंस ऑफ द स्टार आ जाएगा b अपॉन थीटा। इसी पर बेस्ड एक हमारे पास न्यूमेरिकल है कि मून को अर्थ की दो पोजीशन से देखा, A और B से, ठीक है। तो डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल आया वो आया 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। ये जो ऊपर लगा रखा है ये मिनट्स का सिंबल है, और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। डायमीटर अर्थ का दे रखा है 1.276 × 10⁻⁷ मीटर। डायमीटर मतलब
दोनों पॉइंट्स के बीच ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ये 1.276 इंटू 10⁻7। इसको हम बी ले लेंगे, बेसिस मैंने दिखाया भी है नीचे, ठीक है। तो हमें कैपिटल डी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। आप पिछली पिक्चर से देख सकते हो कि कैपिटल डी जो है वो डिस्टेंस है उस स्टार का या प्लैनेट का, या इसमें मून ले रखा है तो मून का। तो थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री 54 मिनट्स, मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट्स बताए थे, तो 60 + 54 114, 114 मिनट है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, आया समझ में? तो डिग्री में इसको डिग्री में कन्वर्ट करके बटे में 60 करके गुणा में रेडियन, 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं, तो गुणा कर दिया π/180 से। इसको सॉल्व करोगे आपके पास थीटा आ जाएगा 3.32 गुना 10⁻2 रेडियन। बी आपको दे ही रखा है, तो d = b/θ फार्मूला में आप पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ आ जाएगा 3.84 गुना 10⁸ मीटर। तो ये पैरेलैक्स मेथड पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल था। आप और भी न्यूमेरिकल्स आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसमें से ट्राई करें, बाकी हम भी असाइनमेंट अपलोड कर देंगे। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अ प्लैनेट, दूरी तो हमने पीछे फाइंड आउट कर ली। अब प्लैनेट का साइज या स्टार का साइज हम अर्थ पे बैठे बैठे कैसे कैलकुलेट करें? साइंटिस्ट ने तो बहुत सारे डाटा दे रखे हैं कि हाँ सन का इतना डायमीटर है, इस स्टार का इतना डायमीटर है, वीनस का इतना डायमीटर है। वो कैसे कैलकुलेट किया है? वहाँ पे तो जा नहीं पाए, तो कैसे कैलकुलेट किया? तो उसके लिए भी इनडायरेक्ट मेथड है। हमने माना कि स्मॉल डी जो है वो डायमीटर है प्लैनेट का, और एंगल, ये डायमीटर जो है, द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ प्लैनेट एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ, अर्थ के किसी एक पॉइंट से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम दोनों एंड्स देख लेंगे डायमीटर के, तो 2 डायरेक्शंस आएंगी, उनके बीच में एंगल होगा। ये जो एंगल बनता है बाय द डायमीटर ऑफ प्लैनेट एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द अर्थ, इसको हम एंगुलर डायमीटर कहते हैं प्लैनेट का, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा = d/कैपिटल डी, कैपिटल डी इसमें डिस्टेंस है उस प्लैनेट का अर्थ से, ठीक है। ये डायग्राम भी दिखा रखा है, इसमें एंगल डेल्टा की बजाय अल्फा लिखना है, अल्फा = d/कैपिटल डी। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम, ताकि आपको समझ में आ जाए। सन का एंगुलर डायमीटर हमने एक पॉइंट से मेजर किया 1920 सेकेंड। ये डबल जो इस पे नोटेशन डली हुई है, सिंगल का मतलब होता है मिनट और डबल का मतलब होता है सेकेंड, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। ये एंगुलर डायमीटर मतलब अल्फा दे दिया इन्होंने, ठीक है। और सन का डिस्टेंस अर्थ से कैपिटल डी दे रखा है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो सन का डायमीटर क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो हमारा जो एंगुलर डायमीटर है अल्फा, उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एंगल की SI यूनिट रेडियन होती है। 1 सेकेंड में 4.85 गुना 10⁻6 रेडियन होते हैं। तो अल्फा आपके पास आ जाएगा 1920 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा आ गया। डी आपको पता है, तो स्मॉल डी मतलब कि डायमीटर ऑफ सन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू कैपिटल डी, मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास एंगुलर डायमीटर आ जाएगा सन का मीटर्स में, ओके। यहाँ अभी तक हमने लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने की बात की थी, अब हम स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करेंगे। जैसे कि किसी मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल है, छोटा से छोटा मॉलिक्यूल, हमने अणु परमाणु पढ़े हैं अपनी छोटी क्लासेस में। अणु इतने छोटे होते हैं कि हम आँख से नहीं देख पाते, तो जब हम उनको देख ही नहीं पा रहे तो हम उनको मेजर कैसे करेंगे? वर्नियर कैलिपर का यूज़ नहीं कर सकते, स्क्रू गॉज का यूज़ नहीं कर सकते, मीटर स्केल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलग अलग डिस्कवरीज हुई, माइक्रोस्कोप बना, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए। फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, नाम ही है ऑप्टिकल, मतलब विजिबल लाइट का यूज़ करता है ये किसी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए। लेकिन क्योंकि लाइट जो है, विजिबल लाइट जो है, उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होती है, 4000 to 8000, तो इसलिए इससे छोटे पार्टिकल्स को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी नहीं देख पाता। तो हमारी रिजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी की गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बनाए गए। इनमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए,
लेकिन इनकी रिजोल्यूशन भी 0.6 एंगस्ट्रॉम है। उससे छोटे पार्टिकल्स के लिए हम इसका यूज़ भी नहीं कर सकते। तो फिर टनलिंग माइक्रोस्कोप, उसकी इससे भी ज़्यादा रिजोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन एक लिमिट के बाद ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं है जो कि साइज को मेजर कर पाए, तो हमें इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करना ही पड़ता है। जैसे ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड की हम मोनोमोलिकुलर लेयर बनाते हैं। मोनोमोलिकुलर मतलब बहुत पतली लेयर पानी के ऊपर ऑब्टेन करते हैं। बहुत पतली मतलब उसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल थिक हो वो। तो जब हम उस लेयर की थिकनेस अगर नाप लेंगे तो हमें मॉलिक्यूल का साइज मिल जाएगा। तो ये हम इनडायरेक्टली करते हैं, ओके। कुछ और यूनिट्स हैं लेंथ की। स्मॉल लेंथ के लिए माइक्रोमीटर सबसे पहले, ये जो सिंबल है माइक्रो, ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर होता है एक माइक्रोमीटर। फिर नैनोमीटर, एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम अभी पीछे भी डिस्कस किया था, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर्स, ठीक है। फिर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं लार्ज लेंथ के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ सन के अराउंड एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, ऑर्बिट इलिप्टिकल है, तो सन का डिस्टेंस और अर्थ का डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहता। सारे डिस्टेंसेस जितने भी हमें पता लगे उनको देख के हमने मीन निकाल लिया, उसकी औसत निकाल ली। तो सन और अर्थ के बीच की जो औसत दूरी है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ये डेफिनेशन और ये वैल्यू आपको दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद लाइट ईयर, नाम ही सजेस्ट कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करती है वैक्यूम में, उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। अब दूरी चाल गुना समय, चाल हमें पता है लाइट की 3 × 10⁸, ओके, इंटू टाइम हमने दे दिया 1 ईयर, उसको सेकेंड में बदलोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा एक लाइट ईयर बराबर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। इसकी भी डेफिनेशन और ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है पैरालैक्टिक सेकेंड या पारसेक। पारसेक क्या होता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आर्क है, मतलब सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस के बराबर अगर कोई आर्क है, वो सेंटर पे जितने डिस्टेंस के बाद 1 सेकेंड का एंगल बनाएगी, वो जो डिस्टेंस है वो 1 पारसेक कहलाएगा। इसकी वैल्यू है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसका डायग्राम दिखाया है। ये 1 एंगस्ट्रॉम अगर लेंथ है, जितनी दूरी के बाद 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगी ये आर्क, वो दूरी कहलाएगी 1 पारसेक या 1 पैरालैक्टिक सेकेंड, ओके। अब रेंज ऑफ लेंथ, फिजिक्स में जब हम स्टडी करते हैं अलग अलग चीज़ों की, तो छोटे पार्टिकल्स भी आते हैं, यूनिवर्स में बहुत बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज़ भी आती है जिनको हमें स्टडी करना होता है। तो रेंज जो है लेंथ्स की जो हम स्टडी करते हैं वो है 10⁻⁻14 मीटर, जो कि न्यूक्लियस की है। सबसे छोटी चीज़ न्यूक्लियस है, उसका साइज 10⁻⁻14 मीटर से लेके यूनिवर्स का, पूरे यूनिवर्स का साइज 10⁻26 मीटर्स तक। तो ये रेंज हो गई लेंथ की 10⁻⁻14 मीटर्स टू 10⁻26 मीटर्स। ये हुई लेंथ की बात। इसके बाद मास और उसका मेजरमेंट। मास होता क्या है? किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्सटेंस में मैटर का जो अमाउंट होता है वो उसका मास कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। कि किसी भी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी ले जाओ आप ऑब्जेक्ट को, उसका मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मास हम कैसे मेजर करते हैं? सिंपल बैलेंस का यूज़ करके, तराजू बैलेंस का मतलब, ठीक है। अब जो सिंपल बैलेंस से हमारे पास मास आता है वो ग्रेविटेशनल मास आता है, क्योंकि इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। लार्ज मासेस हैं, जैसे प्लैनेट का मास
प्लैनेट का मास, स्टार का मास मेजर करने के लिए हम किसी तराजू का, किसी बैलेंस का यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि दो बॉडीज़ हैं, अलग अलग मासेस की हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती हैं। F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका यूज़ करके हम मासेस फाइंड आउट करते हैं प्लैनेट के या स्टार्स के। स्मॉल मासेस जैसे कि एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इनका मास फाइंड आउट करने के लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ किया जाता है। कुछ और यूनिट्स मास की, सबसे पहले हमें पता है ऐसा यूनिट मास की किलोग्राम है, केजी। सबसे छोटी यूनिट मास की एटॉमिक मास यूनिट है 1 AMU। ओके, किसके बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, AMU जो है सबसे छोटी यूनिट है मास की, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एटम्स हैं, उनका मास फाइंड आउट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर क्विंटल, एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं, सबको पता होगा ये चीज़। एक टन में, मीट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं। और सबसे बड़ी यूनिट जो मास की अभी तक हमें पता है वो है चंद्रशेखर लिमिट। एक चंद्रशेखर लिमिट 1 CSL सन के मास का 1.4 गुना होता है। ओके, इसके बाद टाइम और उसकी मेजरमेंट। टाइम क्या है, दो लगातार जो घटनाएं आ रही हैं उनके बीच में जो समय अवधि होती है उसे हम टाइम कहते हैं। ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव इवेंट्स, इसको टाइम कहते हैं। कि SI यूनिट सेकेंड। शुरू में जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो इमेज से पता लगाते थे कि परछाई इतनी बड़ी है अभी, तो मतलब सन की पोजीशन की वजह से परछाई की पोजीशन भी चेंज होती थी और उसकी लंबाई वगैरह भी चेंज होती थी, तो उससे टाइम का आइडिया लगाते थे। फिर धीरे धीरे पेंडुलम, लोलक, उनका यूज़ किया जाने लगा टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब क्लॉक का यूज़ किया जाता है, घड़ियों का यूज़ किया जाता है। और घड़ियों में एटॉमिक स्टैंडर्ड्स में सीजियम क्लॉक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सीजियम क्लॉक किस पर बेस्ड है, जो सीजियम के एटम के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं उन पर बेस्ड है, बहुत ही एक्यूरेट है। ठीक है, एरर इसमें बहुत कम है। ठीक है, और जो हमारी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है वहाँ पे ये रखी हुई है और टाइम टू टाइम इसी से मैच किया जाता है सभी क्लॉक।